कभी पलकों पे बिठाया गया, कभी जमीन पे गिराया गया। कभी बेटी बनकर प्यार पाया तो कभी बहू बनकर जलाया गया। नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ शालू नाम की एक लड़की की नहीं है। यह हर उस औरत की कहानी है जिसने प्यार में विश्वास किया पर विश्वासघात पाया। शालू एक मासूम सी लड़की जिसके जीवन में पिता की छांव कभी न रही। उसकी विधवा मां ने उसे अपने आंचल की छांव और हर मुमकिन प्यार देकर बड़ा किया। जब शालू ब्याही तो ऐसा लगा जैसे उसकी किस्मत जाग गई हो। सास ससुर ने मां बाप की तरह स्नेह दिया और पति ने उसे अपनी जान से बढ़कर चाहा। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी खुशियों को भी नजर लग जाती है। शादी के कुछ ही समय बाद एक हादसे ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। उसके पहले पति का एक्सीडेंट हुआ और शालू एक जिंदा लाश सी हो गई। उसके सास ससुर ने उसे फिर से मुस्कुराने का मौका देने की कोशिश की। एक नई शादी, एक नई शुरुआत। मगर क्या पता था कि यह नया रिश्ता शालू को नई जिंदगी नहीं, एक नया नर्क देने वाला है। इस दूसरी शादी में शालू को सास, ननद और पति का वो रूप देखने को मिला जिसने रिश्तों पर से उसका विश्वास तक छीन लिया। इतना ही नहीं, इन सब ने मिलकर उसकी जान लेने की साजिश तक रच डाली। तो साथियों, आइए बिना किसी देरी के शालू की इस दिल को झकझोर देने वाली सच्ची कहानी की ओर बढ़ते हैं, जहां एक मासूम बहू शिकार बनती है अपनों की ही साजिश का, पर फिर उठती है और बन जाती है हर औरत की आवाज। तो साथियों, क्या आप तैयार हैं उस सफर पर चलने को जहां आंसू कहानी कहेंगे और हिम्मत इतिहास लिखेगी? तो चलिए शुरू करते हैं। दरवाजे की बेल बजी। सुनते ही नीलम जी चौंक गई। इस वक्त घड़ी की ओर नजर गई तो 11 बज रहे थे। कौन होगा इस वक्त? मन में सवाल उमड़े। दिल जोरों से धक धक करने लगा। आस पड़ोस में चोरी डकैती की खबरें पिछले दिनों सुनने में आई थी। डरते डरते फिर भी हिम्मत जुटाकर वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। पर दरवाजा खोलने से पहले उन्होंने खिड़की से बाहर झांका। अंधेरे में एक साय सी आकृति दिखी जिसके कंधे झुके हुए दिखाई दे रहे थे। कौन है? उन्होंने पूछा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सिसकियां सुनाई दे रही थीं। नीलम जी ने हिम्मत बटोरी और दरवाजा खोल दिया। सामने का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखें फैल गईं, सांस कहीं अटक गई। शालू! नीलम जी की आवाज कांप गई। बेटा, इस वक्त इस हालत में? सामने खड़ी थी उनकी बेटी शालू। एक हाथ में अपने 1 साल के बेटे को उठाए तो दूसरे हाथ में बैग लटका था जो शायद जल्दी में भरा गया था। वह बुरी तरह थकी, टूटी हुई, बिखरी हुई दिखाई दे रही थी। बाल उलझे हुए, चेहरे पर आंसुओं की लकीरें, होंठ सूखे और कांपते हुए। नीलम जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वे जवाब चाहती थी पर शालू चुप थी। बिना कुछ कहे उसने अपने बच्चे को नीलम जी के हाथ में दिया और सीधे कमरे की ओर बढ़ी। बिस्तर पर कटे पेड़ सी जा गिरी। उसकी सिसकियां वहां पसरे सन्नाटे को चीर रही थीं। तकिए में मुंह छिपाकर शालू रो रही थी। नीलम जी स्तब्ध खड़ी रहीं। उन्होंने बच्चे को सीने से लगाया और फिर शालू के पास बैठ गईं। उसके माथे पर हाथ रखा। शालू, क्या हुआ बेटा? शालू थोड़ी और सिमट गई। मन ही मन घबराई हुई नीलम जी ने सैकड़ों सवाल एक साथ पूछ डाले। क्या हुआ? कहां से आई है इस वक्त? अकेली क्यों है? क्या अपने ससुराल से भाग कर आई है या फिर कोई और परेशानी है? निशांत कहां है? कुछ बताएगी भी या नहीं? शालू ने कोई जवाब नहीं दिया। बच्चा रो रहा था तो नीलम जी जल्दी से दूध डालकर लाई और उसे गोद में लेकर पिलाया। बच्चा दूध पीते ही मीठी नींद में चला गया। चादर ओढ़ाते हुए नीलम जी ने उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरा और एक लंबी सांस ली। पर उनकी खुद की आंखों में नींद कहां थी? रात यूं ही बीतती गई। शालू कभी सिसकती, कभी चुप हो जाती,
कभी मां की गोद में सिर रखकर सुकून पाने की कोशिश करती। बीच बीच में नींद उसे अपनी आगोश में ले लेती। सुबह की पहली किरण के साथ ही नीलम जी ने बिना वक्त गवाए एक नंबर डायल किया, करिश्मा जी का। नीलम जी जानती थीं कि अगर कोई शालू की चुप्पी को तोड़ सकता है तो वह करिश्मा जी हैं। हेलो बहन जी, नीलम जी की आवाज में बेचैनी थी। नीलम बोल रही हूं। जी जी कहिए, आज सुबह सुबह कैसे याद किया? वो शालू शालू रात को यहां आ गई, अकेली, रघु को लिए। कुछ बोल नहीं रही, बस रोती रही सारी रात। मैं समझ नहीं पा रही क्या करूं। आप आ सकती हैं? उधर फोन पर नीलम जी की कांपती आवाज सुनकर करिश्मा जी और उनके पति मोहन स्वरूप दास जी बेचैन हो उठे। क्या बात है नीलम बहन, शालू ठीक तो है ना? करिश्मा जी ने पूछा, मगर जवाब सुनने से पहले ही उन्होंने मोहन स्वरूप जी की ओर देखा। हम अभी आ रहे हैं, आप चिंता मत करो। आधे घंटे बाद करिश्मा जी और मोहन स्वरूप दास जी नीलम जी के दरवाजे पर थे। जब वे नीलम जी के घर पहुंचे और अंदर दाखिल हुए तो शालू को देखकर करिश्मा जी का दिल तड़प उठा। शालू अब भी चुपचाप बैठी थी, आंखें सुनी और चेहरा पीला। वह तेज कदमों से शालू के पास पहुंची और उसे गले से लगा लिया। शालू मेरी बच्ची, क्या हो गया तुझे? ऐसी क्या बात थी जो हमें भी नहीं बताया तूने? शालू, जो अब तक अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी, करिश्मा जी की बाहों में ढह गई और फूट फूट कर रो पड़ी। मां जी। शालू बस इतना ही कह पाई और फिर रोने लगी। करिश्मा जी की आंखें भी भीग गईं। उन्होंने शालू के सिर पर हाथ फेरा। बस मेरी गुड़िया, अब सब ठीक हो जाएगा। तू यहां है, मेरे पास है, अब कुछ नहीं होगा। मगर करिश्मा जी का दिल जानता था, ये आंसू बेवजह नहीं है। शालू की इस हालत के पीछे कोई बहुत बड़ा दर्द था। नीलम जी और मोहन स्वरूप दास जी भरी आंखों से चुपचाप यह दृश्य देख रहे थे। दरअसल शालू का करिश्मा जी और मोहन स्वरूप जी के साथ खून का रिश्ता तो नहीं था, लेकिन उन्हें सगे मां बाप से भी बढ़कर मानती थी वो। एक गहरा रिश्ता था उनके साथ। एक समय था जब शालू ने करिश्मा जी और मोहन स्वरूप दास जी के घर बहू बनकर कदम रखा था। उनके इकलौते बेटे विजय की जीवन संगिनी बनी थी कभी वह। उनके घर की रौनक हुआ करती थी शालू। करिश्मा जी और मोहन स्वरूप जी बहुत प्यार करते थे शालू को। शालू का भी उनके साथ बहुत लगाव था। वह हंसता खिलखिलाता परिवार, सब सदस्यों का आपस में स्नेह, विजय का हंसी ठिठोली करना, शालू को बात बात पर छेड़ना और करिश्मा जी का उसे झिड़क कर अपनी बहू की तरफदारी करना, मानो सब कुछ किसी कहानी जैसा सुंदर था। विजय एक आदर्श पति, एक नेक दिल इंसान था। शालू, तुम चांद भी मांगोगी ना तो तुम्हारे लिए वह भी तोड़ लाऊंगा, वो अक्सर कहा करता था। शालू को हमेशा महसूस होता कि ऊपर वाला उसकी तकदीर लिखने में बहुत मेहरबान रहा है, लेकिन किस्मत को शायद यह सब मंजूर नहीं था। 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि एक रात विजय की गाड़ी एक दुर्घटना का शिकार हो गई। करिश्मा जी का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। बेटे के गम में मोहन स्वरूप दास जी की पीठ उम्र भर के लिए झुक सी गई थी और शालू तो जैसे खुद को खो चुकी थी। न रोई न बोली, बस छत की ओर देखती रही कई दिन। उसकी आंखें पत्थर आ गई थी। लेकिन फिर करिश्मा जी और मोहन स्वरूप जी ने खुद को संभाला। उन्होंने तय किया कि शालू को इस तरह बुझने नहीं देंगे। वो हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है, और बेटी जीवन भर विधवा बनकर रहे, यह हमसे देखा नहीं जाएगा। मोहन स्वरूप जी ने एक दिन नीलम जी से कहा था। नीलम जी ने भी सहमति में सिर हिलाया था। फिर एक दिन एक रिश्ता आया। पढ़ा लिखा निशांत नाम का युवक, परिवार संभ्रांत, बातचीत में मीठास। सबने सोचा यही वह नाव है जो शालू को फिर से पार ले जाएगी। शादी हुई, ना अधिक धूमधाम, ना कोई शोर शराबा। शादी के बाद 3-4 महीने तक सब कुछ सामान्य सा दिखता था। हालांकि सास और ननद का व्यवहार खास अच्छा नहीं था शालू के साथ।
लेकिन निशांत व्यवहार में शांत और सौम्य प्रतीत होता था। शालू को लगा शायद पिछली जिंदगी के बाद उसकी किस्मत ने दोबारा करवट ली है। शादी से पहले शालू एक निजी कंपनी में कार्यरत थी, पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर। शादी के बाद भी उसने अपने करियर को जारी रखने की इच्छा जताई और निशांत, जो अब उसका पति था, उसने शुरुआत में कोई आपत्ति नहीं जताई। शालू ने जब ससुराल में कदम रखा तो उसके व्यवहार, सलीके और विनम्रता ने सब रिश्तेदारों का मन जीत लिया। वह बोलचाल में सौम्य थी, काम में निपुण और स्वभाव से बेहद विनम्र। जल्दी ही वह आसपास में चर्चा का विषय बन गई। मोहल्ले की महिलाओं के साथ उसकी अच्छी बोलचाल हो गई थी। रिश्तेदारों के बीच उसकी तारीफें होती, ऑफिस में भी उसके काम को सराहा जाता। लेकिन यही तारीफें निशांत को अखरने लगी थी। उसके भीतर एक विचित्र सी ईर्ष्या घर कर गई थी, एक अनकही असुरक्षा जो समय के साथ बढ़ने लगी। शालू काम में निपुण थी और मेहनती भी, और कुछ समय बाद जब उसे प्रमोशन मिला तो निशांत के भीतर दबा हुआ असंतोष खुलकर सामने आने लगा। उसे यह स्वीकार करना कठिन था कि उसकी पत्नी उससे ऊंचे पद पर पहुंच गई है। धीरे धीरे उसने घर में क्लेश करना शुरू कर दिया, किसी बात पर उखड़ जाना, मौन रहकर मानसिक दबाव बनाना, तंज कसना। शालू सब कुछ चुपचाप सहती रही। उधर शालू की सास और ननद तो पहले ही उसके बाहर जाने और नौकरी करने के खिलाफ थीं। बहू का बाहर जाना उन्हें अपनी पारंपरिक सोच के विरुद्ध लगता था। वे बस यही चाहते थे कि शालू आम बहुओं की तरह घर पर रहकर घर के काम संभाले और दिन रात अपने ससुराल वालों की सेवा करे। आखिरकार निशांत का दबाव और सास ननद के ताने शालू के लिए असहनीय हो गए। एक रात निशांत ने चिल्लाते हुए कहा, या तो तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी या फिर इस घर को। शालू ने दिल पर पत्थर रखकर नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उसने सोचा शायद यह बलिदान उसकी गृहस्थी को बचा लेगा, मगर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले दिनों में क्या क्या झेलना पड़ेगा, इस बात का तो उसे अंदाजा भी नहीं था। नौकरी छोड़ने के बाद घर की अतिरिक्त आमदनी बंद हो गई। सास ने नौकरों को यह कहकर हटा दिया कि जब बहू घर में है तो नौकरों की क्या जरूरत है। सुबह 5 बजे से लेकर देर रात तक वो एक के बाद एक काम में झोंकी जाती। झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, कपड़े, मेहमान नवाजी। फिर भी सास और ननद को उसके हर काम में कमी दिखती। ताने और गालियां हर दिन का हिस्सा बन गए। निशांत जब घर लौटता, मां और बहन उसके कान भर देती। तेरी पत्नी को कुछ आता ही नहीं, मां कहती। सारा दिन बस आराम करती है। यही लड़की मिली थी ब्याह कर लाने को, कामचोर है एक नंबर की। बहन भी भड़काने लगती। फिर निशांत भी शालू पर चिल्लाने लगता, तुम कोई भी काम ठीक से कर सकती हो या नहीं? सब्जी में नमक कम है, चाय में चीनी ज्यादा है और रोटियां तो ऐसी लग रही हैं जैसे 2 दिन पहले की बनी हो। कभी कभी तो खाने की थाली भी फेंक देता। रसोई में काम कर रही शालू आवाज सुनकर ही कांप जाती। वो चुप रहती। शांति और मर्यादा के नाम पर वह सब सहन कर लेती, यह सोचकर कि कम से कम उसकी गृहस्थी बची तो रहे। वह नहीं चाहती थी कि उसके मायके वालों पर कोई तकलीफ आए, मगर ससुराल वालों को इसकी परवाह नहीं थी। शालू जितना चुप रहती, उनका रोष उतना ही बढ़ता गया। उसकी चुप्पी को वो उसकी कमजोरी मानने लगे थे। लेकिन शालू कब तक सहती? आखिर कब तक वह अपमान और तिरस्कार के घूंट पीती रहती? दिन बीतने के साथ हालात और बदतर होने लगे थे। पति का साथ ही ना हो तो औरत किसके सहारे टिके? हारकर उसने एक दिन अपनी मां को फोन लगाया। मां, ये लोग बहुत बुरे हैं। मुझे सारा दिन गालियां और ताने सुनने को मिलते हैं यहां। निशांत भी सिर्फ अपनी मां और बहन की सुनते हैं। मुझे तो कुछ समझते ही नहीं। दम घुटता है मेरा यहां। मैं यहां और नहीं रह सकती। नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। अब तू मां बनने वाली है और शायद पिता बनने के बाद निशांत के मन में कुछ परिवर्तन आ जाए। ससुराल वालों की नजरों में भी तेरी अहमियत बढ़ जाएगी। थोड़ा और सब्र कर। शालू ने मां की बात मान ली।
उसने फिर से अपने दर्द को सीने में दबा लिया। कुछ समय बाद शालू ने बेटे को जन्म दिया। उसका नन्हा चेहरा देखकर शालू की आंखें भर आई थीं। उसके बाद कुछ दिन वह मायके में चली गई थी। वह जानती थी कि ससुराल में आराम नहीं हो पाएगा, मगर उसे वहां रहने ही नहीं दिया गया। घर के काम कौन करेगा? सास बोली। तो निशांत उसे वापस ले आया। नन्हे रघु के आने के बाद भी ससुराल वालों में कोई बदलाव नहीं आया। निशांत को अपने बेटे से कोई लगाव नहीं था। वह रात रात भर बाहर रहता और जब घर लौटता तो शालू पर ही गुस्सा निकालता। सास और ननद तो पहले से ही उससे चिढ़ी हुई थीं। दिन रात बच्चे को अकेले संभालने के कारण शालू घर के ज्यादा काम नहीं कर पाती थी। फिर सास चिल्लाती, यह तो जैसी अनोखी मां बनी है, हमने भी बच्चे पाले हैं, हम तो घर के सारे काम करते थे। निशांत तो अब जैसे और ज्यादा बेरहम होता जा रहा था। उसका साया भी शालू और रघु पर न पड़ता, न कोई प्यार न कोई फिक्र। शालू अब दोहरी जिम्मेदारी में जकड़ गई थी। वह दिन रात रघु को संभालती और साथ ही घर के सारे काम निपटाती, और फिर भी उलाहने सुनती। एक दिन रघु की तबीयत खराब थी। सर्दी जुकाम ने उसे बेचैन कर रखा था और वह जोर जोर रो रहा था। शालू ने जल्दी जल्दी रसोई में सब्जी बनाई, आटा गूंथा और फिर रघु को गोद में लेकर उसे थपथपाने लगी। पिछली रात भी वह रघु की बेचैनी के कारण सो नहीं पाई थी। उसकी आंखें थकान से भारी थीं और जैसे ही रघु की सांसें स्थिर हुईं, शालू की आंख लग गई। वह पलंग पर रघु को सीने से लगाए सो गई, मगर उसकी नींद ज्यादा देर तक नहीं टिकी। शालू की आंख खुली तो बाहर जोर जोर से आवाजें आ रही थीं। उसका दिल धक से रह गया। उसकी सास और ननद फिर से वहीं रट लगाए हुई थीं। देखा, सारी जिम्मेदारी तो हमारे सिर पर छोड़ दी, सो रही है महारानी बनकर। क्या इसलिए तेरा ब्याह रचाया था कि बहू आने के बाद भी हमें काम में खटना पड़े? तेरी पत्नी तो सारा दिन सोती रहती है, खाना भी वक्त पर नहीं बनाया, हम भूखे रहें क्या? ननद ने भी आग में घी डाला। भैया, तुम्हारी पत्नी को तो बस बच्चे से मतलब है, घर की कोई परवाह नहीं। शालू ने रघु को पालने में लिटाया और रसोई की ओर बढ़ी, लेकिन वह दरवाजे तक पहुंची ही थी कि निशांत ने उसे देखते ही आग बरसाई। तुझे शर्म नहीं आती? सारा दिन सोती रहती है और मेरे घर वालों को भूखा रखती है। यह तेरा ससुराल है या मायका? शालू ने कांपते स्वर में कहा। निशांत, रघु बीमार है, उसे सर्दी जुकाम है, वो सारी रात रोता रहा, मैं बस थोड़ी देर को। मगर निशांत ने उसकी बात काट दी। इतना भी नहीं संभलता तुझसे? जब देखो बच्चे के बहाने सारा दिन आराम फरमाती रहती है। घर में कोई काम धंधा नहीं रह गया क्या? रोटी सब्जी कौन बनाएगा? तेरा स्वर्गवासी बाप या फिर 4-5 नौकर भेजे हैं तेरी मां ने यहां, जो महारानी बनकर आराम फरमा रही है। उसकी आवाज में इतनी बेरुखी थी कि शालू का दिल चकनाचूर हो गया। उसने रघु का हाल जानने की बजाय शालू पर और गुस्सा निकाला। जा खाना बना, और हां, अगली बार मां की शिकायत ना आए। शालू ने आंसुओं को पीते हुए रोटियां बनाई, सबको खाना परोसा और फिर रघु को संभाला। एक दिन बीत गया, मगर अगली शाम रघु की हालत और बिगड़ गई। उसका बुखार 103 डिग्री तक पहुंच गया था। शालू ने घबराकर निशांत को फोन किया। निशांत, रघु को बहुत तेज बुखार है, प्लीज जल्दी घर आ जाओ, उसे डॉक्टर के पास ले जाना है। मगर निशांत ने बेरुखी से जवाब दिया, मैं अभी बिजी हूं, खुद देख लो, और फोन काट दिया। शालू का दिल बैठ गया। वह रघु को गोद में लिए बाहर निकली, ऑटो की तलाश में, मगर कोई ऑटो नहीं दिखा। रघु जोर जोर रो रहा था। आखिरकार पड़ोस की शर्मा आंटी ने शालू को देखा। अरे शालू, क्या हुआ? बच्चा इतना रो क्यों रहा है? उन्होंने पूछा। आंटी, रघु को तेज बुखार है, मुझे उसे अस्पताल ले जाना है, मगर ऑटो नहीं मिल रहा। शर्मा आंटी ने तुरंत अपने बेटे को बुलाया। रोहन, गाड़ी निकाल, शालू को अस्पताल ले चल। रोहन ने शालू और रघु को अस्पताल पहुंचाया।
डॉक्टर ने रघु को दवाइयां दी और शालू ने राहत की सांस ली। रात के 9 बजे वह घर लौटी, रघु को गोद में लिए। मगर उसे नहीं पता था कि घर में एक और तूफान उसका इंतजार कर रहा था। शालू जैसे ही घर में दाखिल हुई, उसकी सास और ननद उस पर टूट पड़ी। कहां घूम रही थी इतनी रात को? सास चीखी। हमारी नाक कटवा दी तूने। ननद भी बेशर्मी से बोली। अच्छा, पड़ोस के लड़के के साथ गाड़ी में घूम रही थी? शर्म हया सब बेच खाई है क्या? अपना नहीं तो कम से कम अपने ससुराल की इज्जत का तो ख्याल कर लिया होता। शालू स्तब्ध रह गई। सास और ननद द्वारा कही गई एक एक बात उसके दिल में गहरे जख्म दे रही थी। फिर भी उसने संयम रखते हुए कहा, मां जी, रघु को बुखार था, उसे अस्पताल ले गई थी। रोहन भैया ने मदद की, वरना। मगर उसकी बात पूरी होने से पहले निशांत ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। चुप कर जा बेशर्म, वो गर्जा। तुझे शर्म नहीं आई? किसी गैर मर्द के साथ रात को घूमने निकल गई। मेरी इज्जत का तूने मजाक बना दिया। शालू ने कांपते स्वर में कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं निशांत? मैं तो सिर्फ रघु को अस्पताल लेकर गई थी। इसमें आपकी इज्जत का मजाक क्यों बन जाएगा? फर्ज तो आपका बनता था अपने बेटे को अस्पताल ले जाने का, उसका इलाज करवाने का, और आपने तो साफ मना कर दिया। अगर किसी पड़ोसी ने मदद कर दी तो उसमें आपकी इज्जत पर क्यों धब्बा लगेगा? यह बात सुनकर निशांत और भड़क गया। उसने शालू के बालों को कसकर पकड़ लिया और चिल्लाया, बहुत चपड़ चपड़ जुबान चलने लगी है तेरी, अपनी हद में रह। मेरा फर्ज क्या है और क्या नहीं, यह मुझे तुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। बुखार ही था ना? मर तो नहीं रहा था तेरा बच्चा? आइंदा कभी ऐसी फालतू बकवास की तो तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तेरी मां तेरा चेहरा तक नहीं पहचान पाएगी। शालू दर्द के मारे कराहने लगी तो निशांत ने उसे जोर से जमीन की ओर धक्का दे दिया। शालू धड़ाम से गिरी और उस पर गालियों की बरसात करने लगा। सामने बैठी सास और ननद बड़ी संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ यह सब देख रही थीं। फिर सास बोली, बहुत अच्छा किया तूने बेटा, ज्यादा ही जुबान खुल गई थी इसकी। ऐसी औरतों को ऐसे ही ठीक किया जाता है। लगाम कस के रखेगा तो दिमाग ठिकाने रहेगा इसका। शालू की बर्दाश्त की सारी हदें पार हो चुकी थीं। उसने रघु को सीने से लगाया, एक बैग में अपने और रघु के कपड़े डाले और रात के 11 बजे वह घर से निकल पड़ी। हर कदम पर उसका मन डर और हिम्मत के बीच झूल रहा था। मगर एक बात वह पक्के तौर पर जानती थी कि वह अपने बेटे को उस नरक में नहीं पालेगी। शालू की आप बीती, उसके अपमान, तिरस्कार और निशांत के क्रूर व्यवहार की दास्तान सुनकर कलेजा कांप गया था सबका। नीलम जी की आंखें आंसुओं से भीगी थीं। करिश्मा जी और मोहन स्वरूप दास जी का चेहरा गुस्से से तमतमाया था। शालू सिर झुकाए बैठी थी। नीलम जी ने शालू का हाथ थाम लिया। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। बेटी, मेरी लाडो, तूने इतना सब सह लिया और मुझे खबर तक ना हुई। हम लोग तो तेरा घर फिर से बसाना चाहते थे, लेकिन यह क्या हो गया? मां, मैं नहीं चाहती थी कि आप परेशान हो। मैंने सोचा शायद चुप रहने से सब ठीक हो जाए, मगर उसकी आवाज थरथराई। मैं गलत थी मां, करिश्मा जी गुस्से से बोली। उस निशांत की इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी पर हाथ उठाया, और तू शालू, तूने भी चुपचाप सब सह लिया। वो लोग तुझ पर जुल्म करते रहे और तूने उन्हें जवाब तक नहीं दिया। यह दुनिया बड़ी तेज है बेटी, चुप रहने वालों के साथ ऐसा ही होता आया है। औरत की खामोशी को यह दुनिया उसकी कमजोरी मानती है। तू चुप रही, इसलिए उन्होंने तुझ पर जुल्म किए। तुझे भी जवाब देना होगा, वो भी ढंग से। अगर कोई तुझे 2 बातें सुनाए तो तू 4 बातें सुना। अगर कोई हाथ उठाए तो उसका हाथ पकड़कर तोड़ दे, और अगर कोई तुझे नीचा दिखाए तो सिर उठाकर उसे बता दे कि तू दुर्गा का रूप है, कोई अबला नारी नहीं। शालू की आंखें नम थीं, लेकिन उनमें अब एक अजीब सी चमक थी, जैसे कई वर्षों की घुटन अब एक रास्ता पा गई हो। मां जी, आप सही कह रही हैं, शालू बोली। उसकी आवाज अब संयत थी, लेकिन ठोस।
बहुत सह लिया मैंने। हर बार चुप रही, हर ताना, हर गाली, हर तिरस्कार को पी गई, लेकिन अब नहीं। आपकी बातों ने सारा डर निकाल दिया है। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब मैं रघु के लिए भी और अपने लिए भी आवाज उठाऊंगी। मोहन स्वरूप दास जी अब तक मौन थे, लेकिन अब उन्होंने आगे बढ़कर शालू के सिर पर हाथ रखा। शाबाश बेटा, यही तो बात समझने की है। तेरे चुप रहने से ही वो तुझ पर हावी हो गए। अब वक्त है कि तू अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी हो। रिश्ते में समझौते जरूरी होते हैं, लेकिन जब कोई रिश्ता तेरे आत्मसम्मान को कुचलने लगे तो उसे ढोना पाप है। हम जानते हैं कि तेरे ससुराल वालों पर भरोसा करना अब आसान नहीं, लेकिन बेटा यह भी सच है कि हर रिश्ते को एक मौका मिलना चाहिए। शालू ने धीरे से सिर हिलाया। बेटी, मुझे लगता है कि एक बार और तुझे कोशिश करनी चाहिए। अगर वह नहीं सुधरते तो हम खुद तुझे इस रिश्ते से आजादी दिलवाएंगे। समाज के डर से हम तुझे उस नरक में नहीं भेजेंगे, यह मेरा वादा है। शालू ने उलझन भरी नजरों से करिश्मा जी की ओर देखा। मां जी, फिर क्या मैं वापस चली जाऊं? उसकी आवाज में हल्की सी कपकपी थी। अगर मैं गई तो वह लोग मेरा मजाक बनाएंगे, कैसी कैसी बातें सुनाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। मोहन स्वरूप दास जी बोले, किसने कहा बेटी कि तू अभी वहां चली जाए? फिलहाल तू आराम कर। कितने दिनों के बाद तुझे शांति भरा माहौल मिला होगा। अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने मायके में रह, 2-4 दिन यहां आराम कर। और फिर उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, फिर अपने दूसरे मायके में चली आना। अरे कुछ दिन हमारे साथ भी तो रहेगी ना? तेरी शादी के बाद तो हम तुझसे मिलने को तरस गए। शालू के होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। क्यों नहीं बाबूजी, मैं जरूर आऊंगी। उस शाम ना जाने कितने दिनों के बाद शालू की हंसी गूंजी होगी। नीलम जी ने रसोई में जाकर शालू की पसंद के खड़ी चावल बनाए। करिश्मा जी और मोहन स्वरूप दास जी भी रुके और सबने एक साथ बैठकर खाना खाया। रघु को नीलम जी ने गोद में ले लिया और उसकी नन्ही हरकतों से सब हंस पड़े। खाने के बाद करिश्मा जी और मोहन स्वरूप दास जी जाने को तैयार हुए, मगर जाते जाते करिश्मा जी ने शालू के कंधे को थपथपाया। उनकी आवाज में हिम्मत थी। शालू, एक बात सुन ले, अब तुझे अपने ससुराल में फोन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तू अब अपनी जिंदगी की मालिक है, समझी? शालू मुस्कुरा दी। अब शालू अपनी मां के घर पर थी। नीलम जी को अब अपनी बेटी के साथ वक्त बिताने का मौका मिला था और उनका मन हल्का हो गया था। शालू, जो ससुराल में अपमान और थकान से मुरझा चुकी थी, अब धीरे धीरे फिर से खिलने लगी थी। नीलम जी सुबह उसे गर्म दूध और पराठे खिलाती और दिन में रघु के साथ खेलती। शालू को देखकर लगता था जैसे उसके चेहरे से उदासी की परतें हट रही हों। उसकी सेहत भी अब बेहतर होने लगी थी। रात को मां बेटी देर तक बातें करती। एक सप्ताह के बाद शालू रघु को लेकर करिश्मा जी और मोहन स्वरूप दास जी के घर पहुंची। जैसे ही उसने घर की चौखट पार की, करिश्मा जी ने उसे गले से लगा लिया। आ गई मेरी गुड़िया। उनकी आवाज में इतना प्यार था कि शालू की आंखें भर आईं। मोहन स्वरूप दास जी ने रघु को गोद में लिया और हंसते हुए कहा, अरे यह तो हमारा राजकुमार है, देखो कितना बड़ा हो गया। रघु ने उनकी मूंछों को पकड़ लिया और सब ठहाका लगाकर हंस पड़े। करिश्मा जी ने शालू का पूरा ख्याल रखा। शालू को ऐसा लग रहा था जैसे वह फिर से उसी समय में लौट आई हो जब वह विजय की पत्नी थी, जब उनका घर खुशी से गुलजार था। करिश्मा जी और मोहन स्वरूप दास जी के चेहरे पर भी वही पुरानी चमक लौट आई थी। शालू के रूप में उन्हें बेटी मिल गई थी। वे रघु के साथ खूब हंसते खेलते। आज रघु के साथ खेलते हुए करिश्मा जी को अपने बेटे विजय का बचपन याद आ गया। पुराने दिनों को याद करते करते करिश्मा जी की आंखें नम हो गईं। शालू उनका दुख समझती थी, उसकी आंखें भी भर आई थी। फिर करिश्मा जी बोली, विजय तो चला गया शालू, मगर तू तो हमारी बेटी है। तुझे देखकर लगता है जैसे वह फिर से हमारे बीच है।
बेटा तो मैं खो चुकी हूं, लेकिन अब अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती, इसलिए अब तुझे मजबूत बनना होगा। शालू की आंखों में भी आंसू झलक आए। वह करिश्मा जी के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। मां जी, मैंने बहुत कुछ खो दिया। आपने मुझे जीने की हिम्मत दी। आप ना होती तो मैं शायद जिंदा भी ना रह पाती, पर निशांत ने जो मेरे साथ किया उसने मुझे तोड़ कर रख दिया। करिश्मा जी ने शालू के आंसू पोंछे। बस मेरी गुड़िया, अब रोने की जरूरत नहीं, तूने बहुत सह लिया। अब तुझे फिर से हंसना है, जीना है, रघु के लिए, अपने लिए। करिश्मा जी और मोहन स्वरूप दास जी का प्यार, उनकी हौसला अफजाई और नीलम जी की ममता ने शालू के भीतर एक नई ताकत जगा दी। अब वह खुश रहने लगी थी। करीब 10 दिन बीत चुके थे। वहां शालू के ससुराल में जहां सारा काम पहले शालू पर लाद दिया जाता था, अब वहीं सब काम करते करते उसकी ननद और सास की आंखें बाहर आने लगी थीं। नौकरों की तो उन्होंने शालू के आने के बाद से छुट्टी कर दी थी। अब काम करे तो कौन? सास और ननद दोनों परेशान थी। थक हार कर उन्होंने निशांत से कहा शालू को वापस लाने के लिए। शाम के समय जब शालू रघु को लेकर बैठी थी, उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर निशांत का नाम देखकर शालू का दिल धक से रह गया। उसका चेहरा पल भर को सख्त हो गया, मगर फिर उसने करिश्मा जी की बातें याद की। उसने फोन उठाया और स्पीकर पर रख दिया ताकि करिश्मा जी और मोहन स्वरूप दास जी भी सुन सकें। हेलो, उसने कहा। शालू, तुम ससुराल कब वापस आ रही हो? निशांत की आवाज में बेरुखी थी। शालू ने एक गहरी सांस ली और फिर करिश्मा जी की सिखाई बातें जुबान पर आ गईं। क्यों आऊं मैं वापस, निशांत? दोबारा वही जुल्म सहने के लिए, ताने सुनने के लिए, या फिर तुम्हारे थप्पड़ खाने के लिए? उसकी आवाज में ना तो डर था ना कमजोरी, सिर्फ एक दृढ़ता जो निशांत को स्तब्ध कर गई। निशांत का गुस्सा भड़क उठा। अच्छा, इतना घमंड? अब क्या हमेशा के लिए अपने मायके में पड़ी रहोगी? कौन रखेगा तुझे वहां? और रघु, उसे बिना बाप के अकेले कैसे पालोगी? इस बारे में सोचा है? मगर उसकी बात पूरी होने से पहले ही करिश्मा जी ने फोन छीन लिया। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं और उनकी आवाज में आग थी। मैं शालू की मां बोल रही हूं करिश्मा, और मुझे तुम्हारे मां बाप से बात करनी है, अभी इसी वक्त। निशांत ने हंसने की कोशिश की, मगर उसकी हंसी में खोखलापन था। अरे, मामला तो मेरे और शालू का है, पति पत्नी का। आपको मेरी मां से क्या बात करनी है? करिश्मा जी ने एक ठंडी सांस ली और फिर उनकी कड़कती आवाज निकली। सुन निशांत, मैं शालू की मां नीलम नहीं हूं जिन्हें तू अपनी बातों में उलझा लेगा। करिश्मा नाम है मेरा, और जितना चालाक तू बनने की कोशिश करता है, उससे कहीं ज्यादा चालाकी मुझे आती है। यह बात हमेशा याद रखना। शालू को भले ही मैंने जन्म न दिया हो, मगर वह मेरी बेटी है। और यह कभी मत भूलना कि मैं और मेरे पति अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकते। मेरी सीता जैसी पवित्र बच्ची पर तुमने ऐसे लांछन लगाए, शर्म नहीं आई तुम्हें? उनकी आवाज अब गरज रही थी। खैर, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले अपनी मां को फोन दो। निशांत की यह आवाज अब दब गई थी। करिश्मा जी की जोरदार हुंकार ने उसे चुप करा दिया था। उसने बिना कुछ बोले फोन अपनी मां को थमा दिया। उधर से निशांत की मां की तीखी आवाज आई। कौन है यह जो मेरे बेटे से इस तरह बात कर रहा है? करिश्मा जी ने बुलंद स्वर में जवाब दिया। मैं करिश्मा बोल रही हूं, शालू की दूसरी मां। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से इस तरीके से बात करने की? अरे, यह सवाल तो मुझे करना चाहिए आपसे। आपकी हिम्मत कैसे हुई शालू पर जुल्म और अत्याचार करने की? आगे से कभी मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हैं? सीधा धमकी? कोई तमीज नहीं है क्या बात करने की? आपने तमीज की बात की तो बता दूं, तमीज से उससे बात की जाती है जो खुद तमीजदार हो। वह सब छोड़ो, पहले यह बताओ कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर इतने जुल्म करने की? अगर मैं अपनी आई पर आ गई ना तो तुम सबका जीना हराम कर दूंगी।
मेरी एक फोन कॉल और तुम सब लोग जेल की हवा खा रहे होगे। निशांत की मां हक्की बक्की रह गई। देखिए, आप ऐसी धमकी मत दीजिए। शालू हमारे घर की बहू है। बहू? तुमने उसे बहू की तरह रखा होता तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। तुमने उसे अपमानित किया, उसकी इज्जत पर कीचड़ उछाला, और अब जब वो परेशान होकर मायके आई तो तुम्हें उसकी याद आ गई। सुन लो, शालू अब तुम्हारी गुलाम नहीं है, और अगर तुमने या तुम्हारे बेटे ने उसे फिर से तंग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी। मगर जैसे ही उन्होंने यह शब्द बोले, मोहन स्वरूप दास जी ने हल्के से अपनी भौहें चढ़ाईं और इशारों में उन्हें चुप रहने को कहा। मन में चिंता थी, कहीं बात ज्यादा ना बिगड़ जाए, कहीं गुस्से में लिया गया कोई फैसला शालू के भविष्य पर भारी ना पड़ जाए। करिश्मा जी ने मोहन स्वरूप दास जी का इशारा समझा, फिर अपनी आवाज को थोड़ा नरम करते हुए मगर दृढ़ता के साथ कहा, ठीक है, अगर तुम वाकई अपनी बहू को वापस ले जाना चाहते हो तो कल निशांत को भेज देना, मगर इतना ध्यान रखना, अगर शालू पर फिर से कोई अत्याचार किया, हाथ लगाना तो दूर, अगर कोई ताना भी मारा तो उसकी यह मां तुम सबको नहीं छोड़ेगी। अगली सुबह शालू रघु को गोद में लिए करिश्मा जी और मोहन स्वरूप दास जी के साथ नीलम जी के घर लौट आई। करिश्मा जी ने नीलम जी से सारी बात कर ली थी। उधर निशांत की मां करिश्मा जी की बात सुनकर घबरा गई। निशांत से बोली, बेटा तुम आज जाकर शालू को ले आओ, यह करिश्मा तो मुझे खतरनाक औरत दिखाई देती है। शालू की मां की तरह सीधी सादी नहीं है, यह ना हो कि कोई मुसीबत खड़ी हो जाए हमारे लिए। शाम के समय निशांत शालू को लेने पहुंच गया। करिश्मा जी ने शालू को भेजते वक्त कहा, अगर अब मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पत्नी है वह तुम्हारी, सम्मान के साथ उसे लेकर जाओ और इसका पूरा ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। शालू अपने ससुराल चली गई, लेकिन सब लोगों का दिल शालू में ही अटका था। शालू की चिंता नीलम जी और करिश्मा जी को दिन रात सता रही थी। शालू के ससुराल लौटने के बाद 4-5 दिन सब लोग उसके साथ तरीके से पेश आए। सास और ननद करिश्मा जी की धमकी से सहमी थी, इसलिए चुप रहने पर मजबूर थी। जब निशांत ने पहली बार कुछ ऊंची आवाज में बात की तो उसने आंखों में आंखें डालकर कह दिया, अगर तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात करोगे तो जवाब भी उसी सुर में मिलेगा। अगर सम्मान चाहिए तो पहले देना सीखो। निशांत चौंक गया। यह वही शालू थी जो पहले जरा सी बात पर डर जाती थी। उसकी आंखों में जो गुस्सा था उसने निशांत को खामोश कर दिया। उसके बाद कुछ दिन ससुराल वालों ने मुंह बंद रखा। करिश्मा जी की धमकी और शालू की नई हिम्मत ने उन्हें काबू में रखा था, मगर धीरे धीरे उनकी पुरानी आदतें लौटने लगी। सास और ननद ने फिर से ताने शुरू कर दिए। छोटी छोटी बातों पर निशांत को भड़काने लगे। देख निशांत, तेरी बीवी तो अब हमें आंखें दिखाती है, ननद कहती। यह मायके से क्या क्या सीख कर आई है, सास से भी पीछे नहीं रहती। बेटा तू इसे काबू में रख, वरना यह सिर पर चढ़ जाएगी। निशांत, जो पहले कुछ सुधरने की कोशिश कर रहा था, फिर से अपनी मां और बहन की बातों में आने लगा। उसका लहजा फिर से तीखा होने लगा। शालू हर बार जवाब देती, मगर तनाव बढ़ता जा रहा था। आज की दोपहर निशांत जब ऑफिस से लौटा तो उसकी मां ने तपाक से कहा, तुम्हारी बीवी को अब जवाब देना आ गया है, लगता है उसकी मां ने खास ट्रेनिंग देकर भेजा है। निशांत थका हुआ था, लेकिन मां की बात ने उसे उकसा दिया। क्या हुआ? उसने चिढ़कर पूछा। पूछो अपनी बीवी से, कहती है सब मिल बांटकर काम करेंगे। निशांत ने आप देखा ना ताब सीधा शालू के पास पहुंचा। क्या चल रहा है ये सब? मेरी मां कुछ कहे और तुम पलटकर जवाब दे दो, ये क्या तरीका है? शालू ने कहा, देखो निशांत, अगर तुम्हारी मां मुझे सम्मान देगी तो उन्हें 2 गुना सम्मान मिलेगा, लेकिन अगर ताने मारेंगी, उलाहने देंगी तो उन्हें मेरी चुप्पी नहीं, मेरा जवाब मिलेगा। और रही बात घर के काम की, मैं इंसान हूं, मशीन नहीं।
सबका घर है तो सबकी जिम्मेदारी है। सारे काम मिल बांट कर होंगे। मैं अकेली सब कुछ नहीं करूंगी। आपकी मां और बहन को भी हाथ बटाना होगा। मगर निशांत के चेहरे पर गुस्सा तैरने लगा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने चिल्लाते हुए कहा, अच्छा, अब तू मेरी मां को जवाब देगी, उनसे काम करवाएगी? उसका गुस्सा अब सीमा लांघ चुका था। उसने शालू की ओर बढ़कर सारी हदें तोड़ते हुए एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर चढ़ा दिया। रसोई में सन्नाटा छा गया, मगर शालू अब वो शालू नहीं थी जो चुपचाप आंसू बहाए। उसकी आंखों में आग भड़क उठी। उसने पलटकर अपनी सारी ताकत झोंकते हुए निशांत के गाल पर ऐसा थप्पड़ मारा कि कमरा गूंज उठा। सास और ननद हक्की बक्की रह गई। हाय राम! सास ने सीने पर हाथ रखा। इस लड़की ने अपने पति पर हाथ उठाया, बेशर्म! ननद की आंखें गुस्से से लाल थीं। निशांत भी कहां चुप रहने वाला था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया था। तेरी इतनी हिम्मत, मुझ पर हाथ उठाएगी? वह फिर से शालू की ओर बढ़ा। उसका हाथ हवा में उठा, मगर शालू ने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। उसने निशांत की आंखों में सीधे देखा और बुलंद आवाज में कहा, अगर अब मुझे हाथ भी लगाया तो मैं अभी के अभी पुलिस को फोन करूंगी। बता दूंगी कि तुम मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हो। और हां सासू मां, आज तो सिर्फ आपके बेटे पर हाथ उठाया है, लेकिन अगर आप सब अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो कल आपकी भी खैर नहीं। निशांत का उठा हुआ हाथ हवा में ही रुक गया। सास और ननद का मुंह खुला का खुला रह गया। उस समय तो वे चुप रह गए, लेकिन शालू की यह बेबाकी उसके ससुराल वालों को रास नहीं आ रही थी। रात के समय शालू रघु को थपकी देकर सुला रही थी, लेकिन वहीं निशांत अपनी मां के कमरे में था और बेचैनी में इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। सामने उसकी मां और बहन बैठी थी। उसकी मां ने दांत खींचते हुए कहा, हद हो गई अब तो। उस लड़की ने मेरे बेटे पर हाथ उठाया, उसकी औकात तो उसे दिखानी पड़ेगी। तभी बेटी ने कहा, और ऊपर से धमकी देती है कि पुलिस में शिकायत करेगी। इसका कुछ करना ही होगा। निशांत कमरे में बेचैनी से चक्कर लगा रहा था। उसका गुस्सा दहकते लोहे जैसा था, लेकिन दिमाग में एक शातिर योजना आकार ले रही थी। अब तो उसका परमानेंट हल निकालना पड़ेगा। समझती क्या है वह अपने आप को? अरे बेटा, निशांत की मां कुछ घबराई। यह सब करते हुए अगर उस करिश्मा को जरा सी भी भनक लग गई तो लोमड़ी की तरह चालाक है वह औरत। निशांत की आंखों में अब शातिर मुस्कान फैल चुकी थी। आप बस देखती जाओ मां, सब कुछ फुल प्रूफ होगा। ऐसा हल निकालूंगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इस बात को 2 दिन बीते। 2 दिन से ना तो किसी ने शालू को कोई उलाहना दिया, ना ही कोई ताना। निशांत, जो हर बात पर आग बबूला हो जाता था, कुछ ज्यादा ही शांत हो गया था। सास भी मीठी आवाज में बातें कर रही थी और ननद जो हर बात में खटकती थी, अब मुस्कुराकर सामने से निकल जाया करती थी। शालू रसोई में खड़ी नाश्ता तैयार कर रही थी। मन ही मन सोचती रही, मेरे एक थप्पड़ से इन लोगों की अक्ल ठिकाने आ गई। मां सही कहती हैं, जो दूसरों से दब जाता है उसे और दबाया जाता है, और जो अपने लिए खड़ा होता है वही अपना सम्मान बचा पाता है। अच्छा है, जल्दी सुधर गए। अब शायद मैं और मेरा बच्चा इस घर में चैन से जी सके। नाश्ता निपटाकर वो जैसे ही किचन से निकली, सास ने बड़े प्यार से आवाज दी, बेटा शालू, मुन्ना तो अभी सो रहा है ना, तुम जाकर कपड़े धो लो, दोपहर का खाना मैं बना लूंगी। शालू सास की बात पर मुस्कुरा दी। जी मां जी, कहकर वह कमरे में गई। जैसे ही सारे कपड़े उठाकर धोने के लिए पीछे के आंगन में जाने लगी, उसका फोन बज उठा। करिश्मा जी का फोन था। निशांत कमरे में सो रहा था, इसीलिए शालू फोन बाहर ही ले आई। पीछे के आंगन में कपड़े रखकर वहीं खड़ी होकर बातें करने लगी। इधर उसकी सास रसोई में बेचैन हो रही थी। उनकी नजर बार बार आंगन की ओर जा रही थी। तभी घर के मुख्य दरवाजे की घंटी बजी। सास का दिल धक से रह गया। अब यह कौन आ गया? उन्होंने अपनी बेटी की ओर देखा।
जो फुर्ती से दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजा खुलते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। दरवाजे पर 4 पुलिस वाले खड़े थे, 2 पुरुष और 2 महिलाएं। पुरुष पुलिस वाले ने सख्त लहजे में पूछा, यह निशांत शर्मा का घर है? ननद की जुबान जैसे तालू से चिपक गई। हां, लेकिन आप लोग, उसने घबराते हुए कहा। शालू की सास, जो अब तक रसोई से बाहर आ चुकी थी, पुलिस को देखकर सन्न रह गई। क्या बात है साहब? उन्होंने हकलाते हुए पूछा। उनकी आवाज घबराहट से कांप रही थी। आप यहां हमारे घर कैसे? पुलिस इंस्पेक्टर ने ठंडे कठोर लहजे में जवाब दिया, हम यहां निशांत शर्मा, सरोजा शर्मा और नीतू शर्मा को गिरफ्तार करने आए हैं। गिरफ्तार? शालू की सास का चेहरा मुरझाए फूल सा पीला पड़ गया। लेकिन क्यों साहब? उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी। तब तक शालू भी वहां आ चुकी थी। महिला इंस्पेक्टर ने एक कागज निकाला और सख्त स्वर में बोली, आप तीनों पर शालू शर्मा के खिलाफ हत्या की साजिश रचने का आरोप है। हमारे पास पुख्ता सबूत है। हत्या की साजिश? शालू की सास ने अपने सीने पर हाथ रखा, जैसे कोई भारी बोझ उन पर गिर पड़ा हो। अरे साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी बहू तो एकदम ठीक ठाक है। शालू बेटा, जरा सामने आ तो इन्हें बता, हम तेरे साथ कितना अच्छा बर्ताव करते हैं। उन्होंने शालू की ओर देखा। उनकी आंखों में बनावटी मासूमियत और डर का मिश्रण था। हम तो सपने में भी ऐसा कुछ नहीं सोच सकते। सपने में नहीं मम्मी जी, आप लोग हकीकत में ऐसा कर सकते हैं और किया भी है, शालू ने ऊंचे स्वर में कहा। तभी दरवाजे पर एक और आहट हुई। करिश्मा जी और मोहन स्वरूप दास जी तेज कदमों से अंदर दाखिल हुए। करिश्मा जी का चेहरा गुस्से से लाल था। बिना एक पल रुके वो निशांत के पास पहुंची और जोर से उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। तुझ जैसा नीच इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। हमारी गलती थी जो तुझे एक और मौका दिया। सोचा शायद सुधर जाएगा, मगर आज साबित हो गया, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। उन्होंने इंस्पेक्टर की ओर देखा। साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन सबको। इन्होंने मेरी बेटी की जान लेने की साजिश रची है। निशांत, जिसके गाल पर अब भी तमाचे की जलन थी, उसने चतुराई भरे अंदाज में मुस्कुराने की कोशिश की। 1 मिनट, आपके पास क्या सबूत है? बिना सबूत के आप हमें ऐसे नहीं फंसा सकते। सबूत? करिश्मा जी ने अपना मोबाइल निकाला और इंस्पेक्टर की ओर बढ़ाया। फिर निशांत से बोली, लो, तुम भी देख लो सबूत। जेल जाने से पहले तुम्हारी यह आखिरी इच्छा भी पूरी कर देती हूं। मोबाइल में वीडियो चलाई गई। एक छिपे कैमरे से रिकॉर्ड हुआ दृश्य था। पिछला दरवाजा खुलता है। निशांत एक आदमी को चुपचाप वहां ला रहा था। वॉशिंग मशीन खोली जाती है। मोटर के भीतर एक विशेष हाई वोल्टेज वायरिंग जोड़ी जाती है। ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है कि जैसे ही शालू कपड़े धोने के लिए मशीन में पानी डालती, पूरी मशीन विद्युत चाल बन जाती और किसी को शक भी ना होता कि यह सब सोची समझी साजिश थी। सबको एक्सीडेंट ही दिखाई देता। फुटेज देखकर इंस्पेक्टर का चेहरा कठोर हो गया। इतनी योजनाबद्ध हत्या की साजिश सोच भी नहीं सकते थे। उसने बगल में खड़े कांस्टेबल से कहा। शालू की सास, ननद और पति की आंखें जैसे पत्थर की हो गई थीं। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। तभी मोहन स्वरूप दास बोले, तुम्हें क्या लगा निशांत कि तुम्हारी नीयत जानने के बाद भी हम अपनी बेटी को तुम जैसे भेड़ियों के हवाले छोड़ देंगे? उन्होंने एक ठंडी नजर निशांत पर डाली। तुम्हें शायद नहीं पता, इस घर के हर कोने में हिडन कैमरे लगे हैं और वो कैमरे हमने उस दिन लगवाए थे जब तुम सब अपने किसी रिश्तेदार की शादी में शहर से बाहर गए थे और शालू मुन्ने के साथ अकेली थी। तभी दरवाजे की चौखट पर एक और आहट हुई। नीलम जी थी, शालू की मां। उनकी आंखों में चिंता का समंदर उमड़ रहा था। उन्होंने जैसे ही भीतर का दृश्य देखा, शालू के चेहरे पर मजबूती, निशांत की घबराई आंखें और पुलिस की मौजूदगी, तो उनकी आंखों में आंसुओं की लहर सी दौड़ गई। तभी शालू की सांस झल्ला कर बोली,
तुम लोगों ने हमारे घर में छिपे हुए कैमरे लगवाए, यह कानूनन अपराध है। तभी छटाक एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर पड़ा जो नीलम जी ने मारा था। अपराध हमने नहीं किया, अपराध तुमने किया है। अपनी बहू की जान लेने की साजिश रची है और अब कानून का डर दिखा रही हो। निशांत अपनी मां का बचाव करने बीच में आया तो नीलम जी बोली, बेटा कहां था मैंने तुझे? क्या पता था मुझे कि तू तो बेटा कहलाने लायक ही नहीं है। मेरी बेटी की जान लेगा तू। कहते हुए नीलम जी ने उसे भी तमाचा जड़ दिया। फिर वह शालू के पास आई, उसके सिर पर हाथ फेरा। तू ठीक तो है ना मेरी बच्ची? शालू की आंखें डबडबा गईं पर मुस्कुराकर बोली, हां मां, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। नीलम जी का गला भर आया। उन्होंने शालू के हाथ थाम लिए। अब तू इस घर में नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं तेरी इस हालत के लिए मैं भी दोषी हूं। तूने कई बार बताया कि ये लोग तुझे तड़पा रहे हैं, तब भी मैंने तुझे चुप रहने को कहा। यह तो भला हो करिश्मा बहन और भाई साहब का, जिन्होंने तेरी सुरक्षा के बारे में सोचते हुए यह कदम उठाया। जानती है बेटा, तुझे यहां भेजने के बाद ना तो मुझे चैन आ रहा था ना ही इन लोगों को। दिन रात हम सब तुम्हारे घर में होने वाली हर एक घटना पर नजर बनाए रखते थे। जैसे ही उन्होंने निशांत की यह हरकत देखी, तुझे तुरंत फोन कर दिया ताकि तू संभल जाए, नहीं तो जाने आज कौन सा अनर्थ हो जाता। लेकिन बेटा, अब गलती सुधारने का वक्त आ गया है। अब ये लोग जेल में जाएंगे और तू हमेशा के लिए इस अनचाहे रिश्ते से आजाद हो जाएगी। पुलिस वालों ने हथकड़ियां निकाली। निशांत, उसकी मां और बहन को हथकड़ियां पहनाकर घर से बाहर ले जाया गया। बाहर मोहल्ले की भीड़ जमा थी। लोग कुशर पुशर कर रहे थे। एक ने कहा, देखो कितनी सभ्य बनती थी यह, और घर में बहू को मारने की साजिश रच रही थी। दूसरी ने कहा, हाथ में हथकड़ी और जुबान पर झूठ। अजी इंसान कहां, राक्षस हैं ये लोग। हथकड़ी से बंधे तीनों लोग शर्मिंदगी से मुंह छिपाने की कोशिश कर रहे थे, मगर क्या फायदा, इज्जत तो अब मिट्टी में मिल चुकी थी। मुकदमा अदालत में गया। कैमरों की फुटेज, वॉशिंग मशीन की छेड़छाड़ के सबूत और शालू की गवाही इतनी पुख्ता थी कि वे तीनों किसी भी हाल में सजा से बच नहीं सकते थे। कुछ ही दिनों में यह मामला मीडिया की सुर्खियों में आ गया। तमाम न्यूज चैनल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो क्लिप्स वायरल हो गईं। देश भर में बहस छिड़ गई घरेलू हिंसा के मुद्दे पर। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चर्चा में रही वह थी एक मां करिश्मा जी की बहादुरी। एक मां जो न केवल अपनी बेटी के लिए ढाल बनकर खड़ी हुई, बल्कि चुप्पी की उस सामाजिक दीवार को भी तोड़ा जिसमें अक्सर औरतों को सहने की सलाह दी जाती है। जब रिपोर्टर्स ने शालू से पूछा कि उसे इतनी हिम्मत कहां से मिली, उसने सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, मेरी मां ने मुझे सिखाया था कि जो औरत खुद के लिए नहीं लड़ सकती वह कभी अपना जीवन नहीं संवार सकती। अदालत ने तीनों गुनहगारों को हत्या की साजिश रचने के जुर्म में 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। शालू को तलाक भी मिल गया और वह उस जहरीले रिश्ते की बेड़ियों से आजाद हो गई। शालू ने फिर से नौकरी शुरू की। एक नामी मल्टीनेशनल कंपनी में उसे नौकरी मिली थी। उसके पास अनुभव भी था और अब आत्मविश्वास भी। उसने रघु को एक सुरक्षित, स्नेह भरा माहौल देने की कसम खाई थी। दफ्तर से लौटने के बाद वह खुद ही रघु को संभालती। एक दिन एक कॉलेज की कार्यशाला में उसे महिला सशक्तिकरण पर बोलने के लिए बुलाया गया। वहां शालू ने मंच पर कहा, मेरी कहानी हर उस औरत के लिए एक प्रेरणा है जो खामोश रहकर हर जुल्म को सहने को अपनी नियति मान चुकी है। एक बात याद रखना, डरना गलत नहीं है, लेकिन हमेशा डर के साए में जीना सबसे बड़ा अन्याय है खुद के साथ। उसी दिन पहली पंक्ति में बैठी एक लड़की की आंखों में आंसू थे, क्योंकि शालू की बातों ने उसके दिल के भीतर भी हिम्मत जगा दी थी। प्यारे साथियों, यह कहानी सिर्फ एक घरेलू घटना नहीं,
बल्कि एक गहरी सीख देने वाला संदेश है कि अत्याचार चाहे जितनी चालाकी से किया जाए, एक न एक दिन उसका पर्दाफाश जरूर होता है। शालू जैसी नारी की संघर्ष यात्रा और उसकी मां करिश्मा जी की बहादुरी यह सिखाती है कि चुप्पी कभी समाधान नहीं होती। समाज में आज भी अनेक महिलाएं हैं जो शालू की तरह अपनों के हाथों ही मानसिक और शारीरिक शोषण सहती हैं। लेकिन यह कहानी साबित करती है कि अगर एक औरत खड़ी हो जाए तो अन्याय की सबसे मजबूत दीवार भी ढह सकती है। शालू ने जिस हिम्मत से अपने जीवन के जहरीले रिश्तों को तोड़ा, वह यह सिखाती है कि सम्मान और आत्म सुरक्षा किसी भी रिश्ते से ऊपर है। करिश्मा जी ने यह दिखाया कि एक मां केवल जन्म नहीं देती, वह अपनी संतान की ढाल भी बनती है जब पूरी दुनिया खिलाफ हो। यह घटना बताती है कि अपराध केवल बाहर के लोग नहीं करते, कई बार अपने ही लोग सबसे बड़े गुनहगार बन जाते हैं। और यह भी कि सबसे बड़ा अपराध चुप रहकर अन्याय को सहना है। आज जब समाज में औरत को सहनशीलता का प्रतीक मानकर उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, तब यह कहानी एक जवाब बनकर सामने आती है कि सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। शालू की कहानी उन लाखों महिलाओं को प्रेरणा देती है जो आज भी घुट घुट कर जी रही हैं। यह कहानी कहती है, डर कर मत जियो, आवाज उठाओ। अन्याय के खिलाफ बोलना सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। शालू ने अपने लिए आवाज उठाई, इसलिए आज वह सिर्फ एक पीड़िता नहीं, एक विजेता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते सम्मान के बिना केवल एक बोझ बन जाते हैं। अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना कोई गुनाह नहीं, बल्कि हक है। मां की सच्ची ममता संतान को टूटने नहीं देती, बल्कि फिर से खड़ा कर देती है। और यह कि सत्य चाहे देर से सामने आए, लेकिन जब आता है तो न्याय जरूर होता है। शालू की कहानी एक अंत नहीं, एक नई शुरुआत है उस दुनिया की जहां नारी अब केवल सहनशील नहीं, बल्कि सजग, सशक्त और स्वाभिमानी है। जब दर्द हद से गुजर जाता है तो खामोशी चीख बन जाती है। जो आंसू आंखों में पलते हैं वही बगावत बन जाते हैं। ना समझो औरत को कमजोर, वो आंधियों की जुबान जानती है। वो जब उठती है तो जुल्म की दीवारें भी हिल जाती हैं। अब हर शालू सी चुप औरत को कहना होगा बस एक बात, अब और नहीं, अब खुद के लिए लड़ना होगा हर बार, क्योंकि चुप्पी अब विकल्प नहीं, अस्त्र बन चुकी है। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।